अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 26 पीडियाट्रिक्स और रईस अकबर से, विच इज़ द पॉइजनिंग एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसमें सबसे पहले उन्होंने जनरल मैनेजमेंट डिस्कस की है कि देयर शुड बी अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन टू बी एबल टू अराइव एट द ऑफन डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, हमें जो है हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना होता है ताकि हम पॉइजनिंग के डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस तक अराइव करें। स्ट्रांगली कंसीडर इंजेक्शन इन एनी पेशेंट विद एन अनएक्सप्लेन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आपके पास जो भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट अगर अनएक्सप्लेन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ आता है, जिसमें आपको रीज़न नहीं पता कि इसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस किस वजह से है, तो उसमें आपको हमेशा पॉइजनिंग को लाजमी कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसने एमरजेंसी स्टेबलाइजेशन समझाई है। एमरजेंसी स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट कम्स फर्स्ट। हमेशा सबसे पहले जो है हमने जो है पेशेंट को जो है ट्रीट करना है, पॉइज़न को ट्रीट नहीं करना। ठीक है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द पॉइज़न। सो सबसे पहले ABC रिससिटेशन ही फॉलो करेंगे, ATLS प्रोटोकॉल जो होता है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन डी से डिसेबिलिटी। और हमने जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है, पेशेंट का GCS करेंगे, उसका प्यूपल साइज़, रिएक्टिविटी चेक करेंगे। ठीक है, और उसको स्पेसिफिक जो एंटागोनिस्ट है ना, जैसे कि डेक्सट्रोज हो गया, थायामीन, नेलोक्सोन, ये जो है इंडिकेटेड होते हैं। ठीक है, एज इंडिकेटेड, तो ये हम ड्रग थेरेपी इंस्टीट्यूट कर देंगे, इंस्टीट्यूट ड्रग थेरेपी, जिसमें ऑक्सीजन, डेक्सट्रोज, नेलोक्सोन ये। और डीकंटामिनेशन भी कंसिडर करेंगे। आइज़ में अगर पॉइजन है, स्किन, GIT ट्रैक, तो उनकी डीकंटामिनेशन करनी है। अब ये इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन तो कर ली पॉइजनिंग के केस में, अब उसकी सबसे पहले क्लिनिकल एवेल्यूएशन करनी होती है। क्लिनिकल एवेल्यूएशन में आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो सिम्टम कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमें अननोन पॉइजनिंग का क्लू देते हैं। ठीक है, अननोन पॉइजनिंग कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स से हमें होता है कि पॉइजन अननोन होता है। मिक्स्ड इंजेक्शन के केसेस में भी जो है नॉट ऑल फाइंडिंग्स में भी प्रेजेंट, मिक्स्ड इंजेक्शन में प्रेजेंट विद कन्फ्यूजिंग फाइंडिंग, यानी उसमें हमें सारी फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी। अगर मल्टीपल पॉइजन किसी ने लिए हैं, इंजेस्ट किए हैं, तो मिक्स्ड इंजेक्शन के केस में हमें कन्फ्यूजिंग फाइंडिंग्स मिलेंगी। इसी तरह फिर साइंस और सिम्टम्स जो हैं ये भी हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाइंग द एजेंट, उसको आइडेंटिफाई करने में। अब सबसे पहले आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपने जो की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है वो है सब्सटेंस या सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सब्सटेंस या सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग इंग्रेडिएंट्स। मेडिकेशन जो है घर में, वो उनकी हिस्ट्री लेनी है। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, यानी कितनी नंबर्स इन द बॉटल्स, कितनी बॉटल उसने खाई हैं, इंजेस्ट की हैं, या ओरिजिनल नंबर लेफ़्ट, पीछे कितनी रह गई हैं, तो अमाउंट आप इस तरह से अंदाज़ा लगाओगे। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। फिर एस्टिमेटेड इंजेक्शन कितना किया है, यूजुअली हम उसको ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट करते हैं। यूजुअली ग्रॉसली वो अंडर एस्टिमेट होता है, लेकिन आपने एक एस्टिमेट लगाना है कि इसने कितना इंजेस्ट किया होगा। टाइम ऑफ इंजेक्शन भी आपने एस्टिमेट करना है हिस्ट्री में कि कितने टाइम हो गया उसको खाए हुए। और सिम्टम्स जो हैं वो भी अपने हिस्ट्री में लाजमी पूछने हैं जो उसमें हुए। घर पे इसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया इस पॉइज़न के लिए। सिग्निफिकेंट हॉबीज़ क्या हैं, जैसे लेड से एक्सपोजर तो नहीं है, रिकरेंट इसको एपिसोड्स तो नहीं होते, इसी तरह के एक्सेट्रा। और पेरेंट्स की वोकेशन। ठीक है, तो अब आ जाए फिज़िकल एग्जामिनेशन पे। ये होगी हिस्ट्री के बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमने वाइटल्स चेक करने होते हैं, हार्ट रेट, रिदम, रेस्पिरेटरी रेट, स्किन ऑर्डर, ब्रेथ, क्लोथिंग। फिर दूसरा हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं GCS के थ्रू। ठीक है, क्लास को कोमा स्केल से हमने उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सीखा। मोटर फंक्शन चेक करेंगे। आइज़ में हमने उसका प्यूपिल चेक करना है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, फंडा है, माउथ के अराउंड जो भी लेजन है या ऑर्डर है, ये चीज़ें। और फिर एग्जामिनेशन में ही हम एयरवे को भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, डज द पेशेंट हैव गैग रिफ्लेक्स। ठीक हो गया, तो ये सारी मैंने बता दी ना, हार्ट, लंग्स, स्किन ऑर्डर। कैन द पेशेंट मेंटेन द एयरवे, डज द पेशेंट हैव गैग। ठीक है, वो अपना एयरवे मेंटेन कर पा रहा है, अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसने एयरवे मेंटेन किया हुआ है। और उसका गैग रिफ्लेक्स भी चेक करेंगे वो इंटैक्ट है या नहीं। अब जो है कुछ मेजर मोड है प्रेजेंटेशन के, कोमा, कार्डियक एरिथमियास, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, GI डिस्टर्बेंसेस, सीजर्स। ठीक है, ये मेजर मोड्स हैं प्रेजेंटेशन के। कोमा, कार्डियक एरिथमियास, या तो कोमा में होगा पॉइजनिंग वाला केस, या उसको कार्डियक एरिथमिया के साथ आएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ आएगा, GI डिस्टर्बेंसेस के साथ, या फिर वो पेशेंट सीजर्स के साथ आएगा। अब जो आपने लैब स्टडी सीखनी है डिपेंड करता है सस्पेक्टेड इंजेक्शन पे। ठीक है, लेबॉर्ट्री स्टडीज़ जो है ना वो सस्पेक्टेड इंजेक्शन पे डिपेंड करती है। जो हम एसेंशियल लैब वर्क करवाएंगे उसमें हमने सबसे पहले वही CBC करवानी होती है, पेशेंट की कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके इलेक्ट्रोलाइट लेवल करवाएंगे, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन। ठीक है, ग्लूकोज लेवल्स करवाएंगे, कैल्शियम, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरम ऑस्मोलैलिटी,
ABGs करवाएंगे, ECG, चेस्ट एक्सरे, यूरिन और ब्लड की टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, ड्रग लेवल्स इफ़ द टॉक्सिकेंट इज़ नॉन, ठीक है, अगर टॉक्सिकेंट का पता है तो उसमें ड्रग लेवल्स भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन ऑफ द पॉइजन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। अब किस तरह से हम जो इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से बच्चे के जो है उस पॉइजन को निकाले, कैसे एलिमिनेट करें। तो उसमें सबसे पहले उसने सिरप IP-SEC का बताया है। एक ये सिरप होता है IP-SEC, यूजुअली घरों में भी यूज़ होता है, और लेकिन ये रियरली ही यूज़ होता है आफ्टर अ प्रेजेंटेशन टू अ मेडिकल फैसिलिटी, यानी हॉस्पिटल वगैरह में अगर वो बच्चे को ले आए हैं तो उसके बाद हम इस सिरप को यूज़ नहीं करते, मोस्टली घरों में इसको यूज़ किया जाता है। तो उसका डोज जो है कि 1 साल से अगर छोटा उम्र का बच्चा है लेस देन 1 ईयर तो उसको हम 1 cc पर kg के हिसाब से देते हैं, जितना भी उसका वज़न है तो हर kg पे 1 cc देंगे। लेकिन अगर वो 1 से 12 साल की उम्र का बच्चा है तो उसको हमने 15 ml ऑफ दी IP-SEC देना है, 15 ml, और 12 साल से बड़े बच्चों को 30 ml देंगे, ठीक है। तो ये इसका डोज़ है GI से एलिमिनेट करने का पॉइजन को, जो है हमने सिर्फ IP-SEC डोज देना है। फॉलो विद वाटर और जूस, और उसके बाद हमने बच्चे को जो है वाटर या जूस देना है ताकि उससे फिर जो है एमेसिस की इंडक्शन हो। इंडक्शन ऑफ एमेसिस विल बी डिलेड इफ़ गिवन विद द मिल्क। अगर आपने दूध दे दिया तो उससे फिर डिले हो जाएगा, आप उसको जूस या वाटर दोगे, और फिर यही आप जो है उसको रिपीट करोगे वंस इफ़ देयर इज़ नो एमेसिस इन 30 मिनट्स, ठीक है। यानी 30 मिनट के अंदर अगर उसको उल्टी नहीं आती, एमेसिस नहीं होती, तो आपने उसको दोबारा से रिपीट कर देना है, ठीक है। अब इसमें हमारा गोल क्या होता है, हमने जो है एमेसिस को रखना होता है एनालिसिस के लिए, उसको संभाल के उस उल्टी को एनालिसिस के लिए भेजेंगे, तो उसको लिए हमने रखना होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि हम कभी भी IP-SEC, जिस बच्चे का गैग रिफ्लेक्स नहीं है, लॉस्ट हो गया है, तो उसको नहीं देंगे, क्योंकि देखिए ना ये सिर्फ कर ही ये रही है कि 30 मिनट के अंदर एमेसिस करवा देगी, उल्टी करवा देगी, ठीक है। उल्टी होगी तो वो पॉइजन बाहर निकलेगा GI से। तो अगर जिसका गैग रिफ्लेक्स ही नहीं है, लॉस्ट है, तो उसका एस्पायरेट हो सकता है, फिर लंग्स की पैथोलॉजी, तो उसको नहीं देंगे। इसी तरह जिसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज है, जिससे इसका में उसको भी नहीं देंगे। सीजर्स है बच्चे को, उसमें भी नहीं देंगे। तो इन सारों में एक्चुअली वॉमिटिंग अगर हो गई तो फिर एस्पायरेशन का रिस्क है, इसीलिए हाँ ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सिरप IP-SEC की। लॉस्ट ऑफ गैग रिफ्लेक्स, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर्स, इंजेक्शन ऑफ द कॉस्टिक एजेंट, ठीक है, कोई ऐसा कॉस्टिक एजेंट खा लिया, पेट्रोलियम डिस्टिलेट की इंजेक्शन लेस देन 6 मंथ ऑफ एज, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ कॉस्टिक एजेंट, पेट्रोलियम डिस्टिलेट इंजेक्शन, और अगर वो लेस देन 6 मंथ एज का बच्चा है तो ये सारी जो है मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं सिरप IP-SEC की। अब दूसरा मेथड क्या है कि हम GI से किस तरह से पॉइजन को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो है गैस्ट्रिक लेवाज। इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल भी है, ये दोनों। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन फ्रॉम द GI ट्रैक से जो है पॉइज़न का, कि हम गैस्ट्रिक लवाज भी कर सकते हैं। तो गैस्ट्रिक लवाज एक्चुअली यूजुअली हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंसेस लिए गए हों, या फिर अननोन इंजेक्शन हो। वो केसेस में हमें पता नहीं है कि उसने किस चीज़ की इंजेक्शन की है बच्चे ने, या अगर वो बेहोश है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, तो हमें गैस्ट्रिक लवाज करना होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप इन्हें याद रखनी है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अनलेस द एयरवे इज़ प्रोटेक्टेड। दूसरा कॉस्टिक एजेंट्स या पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स वगैरह उसने खा लिए हैं, सॉरी एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंसेस लिए हैं, अननोन इंजेक्शन है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। अच्छा, इंट्यूबेशन लाजमी रिक्वायर्ड होती है लेवाज करने से पहले, ताकि हम पेशेंट के अपने एयरवे को भी बचाएं, वरना हम लेवाज करेंगे तो उसमें भी एस्पायरेशन हो सकती है। तो पहले एयरवे को इंट्यूबेट करना होगा। लार्ज बोर NG ट्यूब जो होती है ना 16 से 36 फ्रेंच की, वो हम रखेंगे। कंफर्म द प्लेसमेंट बाय अस्कल्टेट करके देखेंगे। पेशेंट को हमने लेफ़्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में रखना होता है, या लाजमी याद रखिएगा कि लेफ़्ट साइड उसकी डाउन होनी चाहिए, उसका हेड लोवर्ड होना चाहिए नीचे की तरफ, ताकि उससे फिर गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले होगी। वार्म सलाइन हमने पहले NG ट्यूब के ज़रिए इंस्टॉल करना है, और उसको रिपीटेडली देंगे अनटिल के स्टमक के कंटेंट क्लियर नहीं हो जाते। बच्चों में हम 50 से 100 ml ऑफ द सलाइन यूज़ करते हैं, और द टोटल लेवाज ऑफ 500 to 1000 ml, टोटल जो है 500 से 1000 ml। चेक द लेवाज फ्लूइड फॉर पिल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। लेवाज फ्लूइड जो है आप चेक करोगे फॉर द पिल फ्रेगमेंट्स, कि उसमें पिल्स आई हैं या नहीं। उसके बाद अगला है एक्टिवेटेड चारकोल। अब एक्टिवेटेड चारकोल जो है ऑलमोस्ट इर्रिवर्सिबली क्या करता है, ये भी ड्रग्स और केमिकल्स को इर्रिवर्सिबली अब्जॉर्ब कर देता है। तो उनके ब्लड में अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, इंटेस्टाइन के थ्रू अब्जॉर्ब नहीं होता, अपने साथ बांध देता है, अब्जॉर्ब कर देता है ड्रग्स और केमिकल्स को। तो सारे जो सिग्निफिकेंट टॉक्सिक इंजेक्शंस हैं उसमें हमने एक्टिवेटेड चारकोल को कंसीडर करना होता है।
इसका डोज कितना है, आप इसको 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल को, और 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से 30 to 60 ग्राम हम बच्चों को देंगे, 30 to 60, और प्रिपेयर एज ए स्लरी विद अ रेशियो 1:4 चारकोल टू वाटर, यानी एक स्लरी किस्म का मिक्सचर बनाएंगे 1:4 चारकोल टू वाटर। गोल हमारा ये है कि चारकोल टू टॉक्सिन रेशियो जो है मोर देन 10:1 हो, चारकोल टू टॉक्सिन का रेशियो जो है मोर देन 10:1। अच्छा, अब इसमें यानी आपको समझ आया कि डोजिंग यूँ है कि हम 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से, या हम कह सकते हैं कि 30 to 60 ग्राम हम बच्चों को देंगे। तो एक स्लरी इस किस्म का रेशियो बनाना है, एक हिस्सा चारकोल है तो 4 हिस्से उसमें पानी डालना है, स्लरी बन जाए ऐसा। और ये डोज़ हम रिपीट मल्टीपल डोज चारकोल के दे सकते हैं, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से ही देंगे हर 4 से 6 घंटों के बाद। तो उससे जो भी इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन या सर्टेन ड्रग्स हैं, कार्बामेज़ेपिन, डाइजॉक्सिन, फिनोबार्बिटोन, सैलिसाइलेट, थियोफाइलिन, ये सारी जो है वो क्लियर हो जाएंगी अगर हम इसका रिपीटेटिव इस तरह डोज देते हैं, सैलिसाइलेट्स वगैरह, ठीक है। तो आइडियली जो डोज़ है ना, इसकी टाइमिंग याद रखें कि 1 से 2 घंटों के अंदर, जैसे बच्चे ने पॉइजन खाया उसको 1 से 2 घंटों के अंदर ही हमें एक्टिवेटेड चारकोल देना होता है, लेकिन हम 12 से 24 घंटों तक भी दे सकते हैं आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ सर्टेन एजेंट्स, जैसे एंटीकोलिनर्जिक या नार्कोटिक है तो उसमें हम 12 से 24 घंटों तक भी दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि 1 से 2 घंटों में, या फिर अगर कोई ऐसी सस्टेन रिलीज इंटेरिकोटेड प्रिपरेशन ली है। अब एडवर्स इफेक्ट क्या है, नौशा, वॉमिटिंग, ठीक है, चारकोल है ना, नौशा होगा, वॉमिटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। अच्छा, इसमें पल्मोनरी एस्पायरेशन मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है एक्टिवेटेड चारकोल देने की, पल्मोनरी एस्पायरेशन, ठीक हो गया। उसके बाद आता है एंटीडोट, अगला कंपोनेंट है एंटीडोट। सिर्फ कुछ ही पॉइजन्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक एंटीडोट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ठीक है। उसमें आपने याद रखना है कि सबसे पहले ये टेबल बनाया 26.1 जिसमें एंटीडोट्स की पूरी समरी गिवन है। सबसे पहले एसिटामिनोफिन, जो पैरासीटामोल बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं, उसका है N-एसिटाइलसिस्टीन म्यूकोलेटर, ठीक है। एसिटामिनोफिन में हम N-एसिटाइलसिस्टीन, जिसको हम म्यूकोलेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो है एंटीकोलिनर्जिक्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स का आपको पता होना चाहिए कि हम जो एंटीडोट देते हैं वो है फाइजोस्टिकमीन। फाइजोस्टिकमीन जो है वो एंटीडोट है एंटीकोलिनर्जिक का। इसी तरह एंटीकोलिन एस्ट्रेज, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, जो एंटीकोलिन एस्ट्रेज है, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में, वो हमें उसका एंटीडोट हम एट्रोपिन देते हैं, ठीक है, एट्रोपिन। एंड देन बेंजोडाइजेपिन का याद रखिएगा, फ्लूमाजेनल है एंटीडोट। बीटा ब्लॉकर्स में हमने ग्लूकागोन देना होता है, या फिर वेजो एक्टिव डोपामीन के इन्फ्यूजन्स देंगे, ठीक है, ग्लूकागोन देंगे या वेजो एक्टिव डोपामीन इन्फ्यूजन। इसी तरह फिर जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है उसमें हमने देना है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ग्लूकागोन एंड डोपामीन इन्फ्यूजन, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ग्लूकागोन, डोपामीन इन्फ्यूजन। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने 100% ऑक्सीजन देने थे, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में 100% ऑक्सीजन। देन साइनाइड में हम अमाइल नाइट्राइड देंगे, अमाइल नाइट्राइड। नारकोटिक्स में हम नेलोक्सोन देते हैं। आयरन में हमें डेस्फेरोक्सामीन देना होता है। लेड में BAL, PDTA, DMSA, पेनिसिलामीन, ठीक है। इनके फुल फॉर्म्स हैं डिफरेंट। BAL जो है, जो हम बाल लेड पॉइजनिंग में हम देते हैं, उसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एंटी लिविसाइड, ये डाइमर कैप्रोल होता है, ठीक है। दूसरा जो EDT है, EDTA स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डायामाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह जो DMSA, इसका जो फुल फॉर्म है डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड, ठीक है। और दूसरा पेनिसिलामीन है। ये सारे लेड के एंटीडोट हो गया। वारफेरिन का जो एंटीडोट है वो विटामिन K है। दैट्स इट। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा, विच वॉज दी जनरल मैनेजमेंट ऑफ दी पॉइजनिंग। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक